नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की क्लासेज में आगे बढ़ते हैं। हमारा ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर और सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के ये या सिविल वालों का स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसका ये कॉमन चैप्टर आपका है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हमारा टॉपिक आज का है स्पैन ऑफ ए बीम। स्पैन ऑफ ए बीम, इसको हम लोग कहते हैं धरन का विस्तार। क्या बोलते हैं? धरन का विस्तार बोलते हैं। अब धरन का विस्तार क्या होता है? जो धरन की लंबाई होती है, उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग जो है स्पैन भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाता है कि धरन का स्पैन इतना है, 5 मीटर धरन का स्पैन है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं स्पैन क्या होता है। इस नाते मैं बता रहा हूँ स्पैन क्या होता है। किसी बीम की लंबाई को, किसी बीम की लंबाई को धरन का विस्तार कहते हैं। किसी बीम की लंबाई को धरन का विस्तार कहते हैं, या किसी धरन की लंबाई को, बीम कहिए धरन कहिए, धरन का विस्तार कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह एग्जाम में नहीं आता है कि धरन का विस्तार कितने प्रकार का होता है। पहला आपका होता है क्लियर स्पैन। पहला क्या होता है? क्लियर स्पैन, स्पष्ट विस्तार। इसको फिगर से समझिएगा कि क्लियर स्पैन क्या होता है, आपका स्पष्ट विस्तार क्या होता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा हूँ और इस पर कोई बीम है। इस सपोर्ट पे जो है कोई बीम ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सपोर्ट। ये आपके क्या हो गए? सपोर्ट हो गए। ये आपका सपोर्ट हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया बीम। ये आपका क्या हो गया? बीम हो गया। अब जो ये बीम ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के बीच की अगर हम लोग लंबाई, अगर इतना लंबाई देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। क्या बोलते हैं? क्लियर स्पैन बोलते हैं। और नंबर 2 होता है, इसी नंबर 2 भी आगे लिख लेना। नंबर 2 होता है आपका इफेक्टिव स्पैन। नंबर 2 क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी विस्तार। क्या बोलते हैं? प्रभावी विस्तार बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन को। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन दिखाएं तो जो हमने ये सिंपल सपोर्ट हमने लिया है, तो रिएक्शन यहाँ पे हम बीचों बीच ऐसे दिखाएंगे रिएक्शन, और यहाँ पे भी ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे। और अगर हम रिएक्शन के बीच की लंबाई लें, रिएक्शन फोर्स के बीच की लंबाई लें, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव स्पैन बोलेंगे। तो कह सकते हैं स्पैन क्या होता है? किसी बीम की लंबाई को बीम का स्पैन ऑफ ए बीम कहते हैं, धरन का विस्तार कहते हैं। क्लियर स्पैन क्या होता है? मतलब सपोर्ट के बीच में, या कह सकते हैं सपोर्ट के बीच में जो आपकी बीम की लंबाई होती है उसको लोग क्लियर स्पैन कहते हैं। और 2 रिएक्शन के बीच में जो बीम की लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। कितने टाइप के लोड जो है बीम पे लगते हैं जनरली बीम पर कितने टाइप के लोड लगते हैं। अगला हमारा टॉपिक है होगा टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। मतलब धरन पर कार्य करने वाले लोड के प्रकार। इसका मतलब क्या होगा? धरन पर कार्य करने वाले लोड के प्रकार। तो आपका टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। तो इस पे पहला आपका क्या होगा? पहला आपका होगा पॉइंट लोड आर कंसंट्रेटेड लोड। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में बोलेंगे बिंदु भार या संकेंद्रित भार। बिंदु भार या संकेंद्रित भार। दूसरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? शॉर्ट में इसको हम लोग यूडीएल के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में यूडीएल के नाम से जानते हैं।
हिंदी में बोलते हैं एक समान वितरित भार। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक समान वितरित भार बोलते हैं। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? एक समान वितरित भार बोलते हैं। तीसरा हमारा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड शॉर्ट में हम लोग यूवीएल बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक समान बदलता हुआ भार। हिंदी में कहते हैं एक समान बदलता हुआ भार। और चौथा हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म लोड। नॉन यूनिफॉर्म लोड, या किसी बुक में इसी को कर्व लोड के नाम से भी लिखा रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? असमान भार। क्या बोल सकते हैं इसे? असमान भार। या इसी का नाम अगर कर्व लोड लिखते हैं तब बोलेंगे वक्र भार बोलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम, यानी कि धारण पर लगने वाले भार के प्रकार। धारण पर हमारे कितने कितने टाइप के जो हमारे भार जो है लगते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो धारण पे आपके 4 टाइप के यहाँ पे बल हो गए। अब सबके बारे में हम लोग बारी बारी से परिभाषाएं क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहला आपका क्या है? पहला हम लोग हेडिंग लगा लेंगे क्या? पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। पहला हेडिंग क्या लगाएंगे? पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, उसकी परिभाषा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऐसा भार जिसे किसी बीम की एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके। कार्य नहीं करता, हमने पहले ही बता चुका हूँ पहले चैप्टर में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में। पहले आप लोग उसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को, तब इसको स्टार्ट करिएगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को, तो चीज़ें और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो पॉइंट लोड क्या होता है या कंसंट्रेटेड लोड क्या होता है? ऐसा लोड जिसे किसी बीम की एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, पॉइंट लोड कहलाता है। ये क्या होगा? ऐसा लोड जिसे किसी बीम की एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके। ऐसा लोड जिसे किसी बीम के एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके पॉइंट लोड कहलाता है। पॉइंट लोड कहिए या कंसंट्रेटेड लोड कहिए, पॉइंट लोड कहलाता है। अब इसका डायग्राम बना देंगे। डायग्राम एक छोटा सा ऐसे बना देंगे। सपोर्ट के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो ये आपका हो गया पॉइंट लोड हो गया। ये आपका क्या हो गया? पॉइंट लोड हो गया। इसे एक बिंदु पर कार्य करता हुआ दिखाया गया है। दूसरा आपका यूडीएल वाला है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। आपका यूडीएल क्या होता है? अब यूडीएल, अब यहाँ पे परिभाषा थोड़ी दूसरे तरीके से लिखेंगे। पहले चैप्टर में आपने जनरल परिभाषा पढ़ा था, किसी बीम के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो परिभाषा लिखेंगे हम लोग बीम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यूडीएल क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? ऐसा लोड जिसकी तीव्रता बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। ऐसा लोड जिसकी तीव्रता मतलब क्या? इंटेंसिटी। ऐसा लोड या जिसका परिमाण भी कह सकते हैं। ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं? तीव्रता। ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रहता है, कामा यूडीएल कहलाता है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई बीम हो गया, हमने यहाँ पे रिएक्शन दिखा दिया। चाहे तो पूरी लंबाई में दिखाइए या उसके कुछ भाग में भी दिखाइए। ऐसे भी दिखाते हैं या हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं
किसी भी तरीके से दिखा दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तीव्रता, मतलब हर जगह तीर की लंबाई क्या है आपकी एक समान है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यूडीएल होगा। इसको ऐसे दिखाते हैं W पर यूनिट लेंथ, स्मॉल w है, स्मॉल w है, यानी कि स्मॉल w प्रति इकाई लंबाई, हिंदी में बोलते हैं स्मॉल w प्रति इकाई लंबाई। यहाँ पे भी वही चीज़ लिख सकते हैं ऐसे, स्मॉल w पर यूनिट लेंथ, स्मॉल w प्रति, यहाँ पे कैपिटल W लिख सकते हैं ओनली, पॉइंट वाले में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W लिख सकते हैं। तो हमारा ये पहला क्या था, पहला हमारा था पॉइंट लोड की परिभाषा। पहले किसकी परिभाषा थी, पॉइंट लोड की परिभाषा थी। तो पॉइंट लोड पढ़ा आपने क्या, ऐसा लोड जिसे किसी बीम के एक बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सके, पॉइंट लोड कहलाता है। डायग्राम आपका हो गया। यूडीएल क्या हो गया, ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रहता है, आपका यूडीएल कहलाता है। ये आपका यूडीएल का इस तरीके से, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब अगला आपका नंबर 3 क्या है, नंबर 3 आपका है यूवीएल। नंबर 3 आपका क्या है, यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ये भी उसी प्रकार से, ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में, कुछ भाग का मतलब जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, तो मैं अगर इतने पे ही बनाऊँ, इतना ही बनाऊँ, तो भी ये क्या है आपका यूडीएल ही आएगा। पूरी लंबाई में नहीं लगा है तो भी आपका यूडीएल होगा, या पूरी लंबाई में रहेगा तब भी आपका यूडीएल होगा। वैसे ही ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रूप से बदलता है, कामा यूवीएल कहलाता है। ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रूप से बदलता है, आपका क्या कहलाता है, यूवीएल कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें चौथा आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लोड। चौथा आपका क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म लोड, असमान भार। क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म लोड असमान भार हो जाएगा। अब आपका नॉन यूनिफॉर्म लोड क्या होता है, तो इसको भी लिखेंगे, ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में असमान रूप से बदलता है, कामा नॉन यूनिफॉर्म लोड कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म लोड कहलाता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कोई बीम बना दिया, यहाँ पे बीम बना दिया, इस प्रकार से। अब बीम बनाया हमने इस प्रकार से, और हम ऐसे अगर कोई लोड दिखा रहे हैं, पूरी लंबाई में दिखाइए या उसके कुछ भाग में दिखाइए। अच्छा, ये तो आपका हो गया यूवीएल हो गया। यूवीएल का हमने डायग्राम ही नहीं बनाया, यूवीएल का डायग्राम अगर बनाएं तो यूवीएल का डायग्राम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ऐसे। ये आपका हो गया यूवीएल का डायग्राम, ये आपका क्या हो गया, यूवीएल का डायग्राम हो गया। यूवीएल क्या था, ऐसा लोड जिसकी इंटेंसिटी बीम की पूरी लंबाई में या उसके कुछ भाग में एक समान रूप से बदलता, आपका यूवीएल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तीव्रता एक समान रूप से आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, यूवीएल कहलाएगा। अगर हम कोई डायग्राम इस प्रकार से बनाएं, ऐसे बना दें,
तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका यूवीएल कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, यूवीएल कहलाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हमने कोई बीम बनाया और इस पे जो लोड है ऐसे ही उसकी तीव्रता बदल रही है, इस प्रकार से मतलब असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो इसको लोग नॉन यूनिफॉर्म लोड कहते हैं, या इसी को कर्व लोड भी किसी किसी बुक में आपका लिखा रहता है। तो बीम पर हमारे इतने टाइप के लोड का कार्य करते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल और नॉन यूनिफॉर्म। तो जनरली हमारे बुकों में जो रहता है 3 ही रहता है ऊपर से, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। इन्हीं तीनों के बारे में हमको जो है यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लोग साथ साथ अगर नोट्स करते चलेंगे तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका साथ ही साथ नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। इतने आराम से आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इफेक्टिव लोड। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इफेक्टिव लोड। वैसे इफेक्टिव लोड जो आपका है, इफेक्टिव लोड को हम लोग कह सकते हैं प्रभावी भार। क्या बोल सकते हैं, प्रभावी भार, इफेक्टिव लोड। अब ये इफेक्टिव लोड की परिभाषा आपके बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन इस परिभाषा की सहायता से कहीं पे अगर यूडीएल रहेगा या यूवीएल रहेगा तो हम लोग रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए, बीम पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल को ज्ञात करने के लिए हम लोग यूडीएल को या यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। खैर हम 1-2 क्वेश्चन आपको रिएक्शन फोर्स निकाल के दिखाएंगे भी, किस प्रकार से हम लोग आसानी से रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इफेक्टिव लोड। तो इफेक्टिव लोड कुछ नहीं है कि इमेजिनरी पॉइंट लोड है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूडीएल या यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो कह सकते हैं क्या है, यह एक काल्पनिक भार है, यह एक काल्पनिक भार है। यह क्या है, यह एक काल्पनिक भार है जिसका परिमाण लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जिसका परिमाण लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यह क्या है, यह एक काल्पनिक लोड है जिसका परिमाण लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तथा इसे लोड डायग्राम के केंद्रक को हम लोग हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रायड। तथा इसे लोड डायग्राम के केंद्रक पर कार्य करता हुआ माना जाता है। तो आपका इफेक्टिव लोड क्या हो गया, इफेक्टिव लोड एक काल्पनिक भार है जिसका परिमाण जो होता है लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तथा इसे लोड डायग्राम के केंद्रक यानी कि सेंट्रायड पर कार्य करता हुआ माना जाता है। अब अगर हम लोग बात करें जैसे कि यहाँ पे हम कोई यूडीएल दिखाए हैं, कोई क्या दिखाए हैं, यूडीएल इस तरीके से दिखाए हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो इंटेंसिटी है, तीव्रता को हमेशा पर यूनिट में लिखते हैं। 10 किलो न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ में लिखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका 6 मीटर है, ये कितना है, 6 मीटर है। तो इसका जो प्रभावी भार होगा, हमने बताया इफेक्टिव लोड क्या है, यह एक इमेजिनरी भार, एक काल्पनिक भार है, काल्पनिक बिंदु भार लिख लीजिएगा। इमेजिनरी पॉइंट लोड है, क्या है, इमेजिनरी पॉइंट लोड है।
यह एक काल्पनिक बिंदु बार है जिसका परिमाण लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब देखिए ये लंबाई जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर और ये 6 मीटर है। तो देखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर है ये और गुणे 6 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पे आ गया 10 छक्का 60 किलो न्यूटन। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई में 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो 6 मीटर लंबाई में 60, तो यहाँ पे 60 किलो न्यूटन हम लोग दिखा देंगे। तो जब हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालेंगे तो ऐसा हम लोग मानेंगे कि अब यूडीएल न लग करके आपका क्या लग रहा है, 60 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, और ये दूरी बीचों बीच कार्य करेगा। इसका केंद्रक क्या होगा, चूंकि आयत है तो इसका केंद्रक इसके बीचों बीच होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। तो ये वाला फिगर इस रूप में कन्वर्ट हो गया केवल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए। तो ये सब दिखाते नहीं है, धीरे धीरे सवाल लगाते लगाते आपको आदत पड़ जाएगी, आपको मतलब पूरा का पूरा समझ में आने लगेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इफेक्टिव लोड। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका इस रूप में भी लिखा हो, वही चीज़ अगर 10 किलो न्यूटन पर मीटर और लंबाई 6 मीटर, तो 1 मीटर लंबाई में 10 लग रहा है, तो 6 मीटर लंबाई में 60, तो कहाँ पे मानेंगे, बीचों बीच, क्योंकि आपका यूडीएल का मेन फिगर आपका यही है। तो आसानी कम समय में बनाने के लिए हम लोग ये वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे 60 किलो न्यूटन, और इसको हमेशा डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। अगर कभी आप सवाल लगाते समय दर्शा रहे हैं तो वैसे दर्शाने की न दर्शाइए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर गलती से दर्शा भी रहे हैं तो इसको हमेशा डॉटेड से दिखाइएगा। ये 60 किलो न्यूटन कहाँ पर लगेगा, एकदम बीचों बीच, एकदम कहाँ लगेगा, बीचों बीच, 3 मीटर दूरी पर लगेगा। अब यही मान लीजिए हम यूवीएल को दर्शाएं। अब मान लीजिए आपका यूवीएल आ जाए, यूवीएल आ जाए, ये मान लीजिए आपका हो गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये लंबाई मान लीजिए आपका है 4 मीटर है, या मान लीजिए इसको हम 6 मीटर मान रहे हैं आसानी के लिए, 6 मीटर। अब देखिए अभी इसका जो इफेक्टिव लोड आएगा उसका परिमाण क्या होगा, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हमने बताया है कि जो इसका परिमाण क्या होता है, लोड डायग्राम के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1/2 गुणे आधार कितना आपका 6 मीटर है, और लंब कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 2 तियाँ 6, तो 20 तियाँ यहाँ पे भी आ गया 60 किलो न्यूटन। कितना आ गया, 60 किलो न्यूटन आ गया। लेकिन कार्य कहाँ करेगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, किसी त्रिभुज का मान लीजिए ये आपका बी है, ये आपका बी है, और ये आपका एच है, ये आपका क्या है, एच है। तो त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वह शीर्ष से 2/3 दूरी पे, यानी इधर से अगर ये शीर्ष है, ये कोना है, कोने से ये दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगा, ये आधार से यहाँ से ये दूरी होगा 2/3 भी होगा, 2/3 भी होगा, और यहाँ से कितना होगा 1/3 भी होगा। तो शीर्ष से कितना होता है, 2/3 दूरी होता है। अगर हम ये दूरी केवल लिखें, यहाँ से अगर इसको हम जी मान लें, तो ये दूरी कितना होगा, 2/3 भी होगा। और ऐसे ही ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा 2/3 एच होगा। कितना होगा, 2/3 एच होगा। ये आप लोग मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि किसी त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो शीर्ष से 2/3 दूरी पर होता है, और आधार से 1/3 दूरी होता है। जैसे अगर यहाँ पे ये दूरी अगर लिखें तो ये दूरी कितना होगा, ये 1/3 होगा, और यहाँ से ये 2/3 भी है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3 भी होगा। तो वैसे ही ये टोटल 6 मीटर है, तो ये आपका हो गया शीर्ष, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार। तो शीर्ष से 2/3, आधार से 1/3। तो आधार से 1/3 कितना होगा, 6 का 1/3 कितना होगा, 2 मीटर होगा। कितना होगा, 2 मीटर। तो पॉइंट लोड जो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे 60 किलो न्यूटन का, वो कहाँ पे दिखाएंगे, इधर से 2 मीटर की दूरी पर दिखाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट लोड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब आसानी से हम लोग रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से मानेंगे कि हमारा जो है यूडीएल या यूवीएल लग ही नहीं रहा है, हमारा वो क्या हो गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से इसके लिए हम लोग रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अभी बस इतना नोट करिएगा कापी में, आगे जब हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालेंगे
तो जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए आएगा, तो वहाँ पे हम लोग निकाल करके आपको बताएंगे भी। बस इतना कॉन्सेप्ट जो है याद रखिए। इफेक्टिव लोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिगिनर के लिए समझने में कि रिएक्शन फोर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग जो रिएक्शन फोर्स निकालेंगे हम लोग जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। कहने का मतलब संतुलन के समान प्रतिबंध से निकालते हैं। सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0 से निकालेंगे। लेकिन बाद में चैप्टर के लास्ट में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप एक लाइन में जो है मात्र कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा, आप 30 सेकंड में आसानी से जो है रिएक्शन फोर्स आसानी से निकाल लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग लॉन्ग मेथड से पढ़ेंगे, पहले ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले ट्रिक अगर बता दिए तो आप लोग जो है लंबा मेथड पे ध्यान ही नहीं देंगे। अब जो हमारा इफेक्टिव लोड हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा। शियर फोर्स हमारा क्या होता है, कर्तन बल क्या होता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ये कैलकुलेट करने वाला परिभाषा है। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नमन घूर्ण कहते हैं, या इसी को नमन घूर्ण कहते हैं, या बंकन आघूर्ण भी देखने के लिए मिलता है। इसको कर्तन बल या अपरूपण बल, हिंदी वाले बुक में देखेंगे तो अपरूपण बल भी देखने को आपको वर्ड मिलता है। तो शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बीम है, ये कोई बीम है, बीम की लंबाई मान लीजिए 4 मीटर है, 4 मीटर है, और बीचों बीच मान लीजिए आपका 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। बीचों बीच का मतलब ये हो गया आपका दूरी 2 मीटर। तो उस केस में जितना लोड लग रहा है उतना रिएक्शन फोर्स भी होगा। ये रिएक्शन फोर्स भी 5 किलो न्यूटन होगा और ये भी 5 किलो न्यूटन होगा, क्योंकि बैलेंस तभी होगा, 10 नीचे की ओर लग रहा है तो 10 ऊपर की ओर भी लगेगा। चूँकि ये बीचों बीच लगा है, इस नाते दोनों रिएक्शन फोर्स का मान क्या होगा, एक समान होगा। अब ये मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट और ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, जिसकी यहाँ से दूरी क्या है, 1 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल की मदद से हम दोनों परिभाषा लिखेंगे। इसी सवाल की मदद से हम लोग दोनों परिभाषा लिखेंगे। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा समझने से पहले इसका कन्वेंशन समझना है कि हम लोग रूढ़ चिन्ह कुछ होते, कुछ मान्यताएं होती हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसको भी बाद में लिखवाएंगे, लेकिन अभी ऐसे समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कोई बीम है, इसका ये वाला हिस्सा जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब अगर इसमें देखें लोग शियर फोर्स के लिए अगर हम लोग बात करें, किसके लिए बात करें, शियर फोर्स के लिए बात करें, तो जनरली हम लोग राइट से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं किसी प्रश्न को, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग राइट साइड से सॉल्व करते हैं तो ऊपर की ओर लगने वाला बल प्लस और नीचे की ओर लगने वाला बल माइनस लेते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं तो ये वाला हम लोग माइनस ऊपर की ओर और नीचे वाला प्लस लेते हैं। आप इस कन्वेंशन का पूरा उल्टा भी ले सकते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, या ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप इसी को फॉलो कीजिए। अलग अलग बुकों में अलग अलग कन्वेंशंस फॉलो करता है, लेकिन डिप्लोमा के अधिकतर बुकों में यही कन्वेंशंस फॉलो करता है। इस वजह से मैं इसी को लेकर के चल रहा हूँ। इसको समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि जो भी टीचर आपके कॉलेज में पढ़ाएंगे वो भी जनरली इसी वाले में कन्वेंशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं बच्चे। लेकिन कंपटीशन में इसका उल्टा भी कन्वेंशन देखने को मिल जाता है, न्यूमेरिकल वगैरह जब आता है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग राइट साइड से सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला बल प्लस लेंगे, नीचे वाला माइनस लेंगे। अब मान लीजिए कि हमको डी पॉइंट पे शियर फोर्स का मान निकालना है, डी पॉइंट पर शियर फोर्स का मान हमको निकालना है। तो डी पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए, डी पॉइंट पे आप खड़े हो जाइए और सामने की ओर देखिए, और सामने की ओर देखिए। जितना आपको सामने लोड दिखाई देगा, जितना आपको सामने की ओर लोड दिखाई देगा, आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपका मुंह जो है इधर की ओर है, आपका मुंह जो है इधर की ओर है, पीछे तो आपको दिख नहीं रहा, पीछे से कोई मतलब नहीं है। सामने की ओर देखिए, सामने की ओर देखने पे आपको 5 किलो न्यूटन का ही लोड दिखाई देगा। और चूंकि ये राइट साइड है, जिस पॉइंट को लिए राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर वाला क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। ऊपर वाला क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। यानी डी पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गया, 5 किलो न्यूटन आ गया। लेकिन यही डी पॉइंट पे वैल्यू अगर हम लोग इधर से निकालें, अगर हम लोग इधर से निकालें तो इधर से क्या करेंगे,
इधर से जब हम लोग यहाँ इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर वाला प्लस ले रहे थे, लेकिन जब लोग इधर से चलेंगे तो ये 5 ऊपर की ओर है, 5 ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो -5 हो जाएगा। और यहाँ नीचे की ओर है, इसके इधर वाला लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट देखेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट देखेंगे तो नीचे की ओर 10 है तो +10 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आ गया 5 किलो न्यूटन ही आया आपका निकल के, यहाँ से भी आपका 5 किलो न्यूटन ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन मतलब काट, ये पॉइंट लीजिए, यहाँ पे कोई सेक्शन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे सेक्शन लिया गया है, यहाँ पे किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर लगने वाले शियर फोर्स का मान उस पॉइंट या सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले फोर्सेज का अलजेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है। क्योंकि इधर से हम लोग चले हैं तो 2 तरीके के बल आए हैं, यहाँ पे हम लोग बीजगणितीय योग किए हैं। इधर सिंगल ही फोर्स था तो हमने प्लस ले लिया था, क्योंकि ऊपर की ओर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं जब हम लोग राइट साइड की ओर चलते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन, किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर लगने वाले, किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर लगने वाले शियर फोर्स का मान, किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर लगने वाले शियर फोर्स का मान, शियर फोर्स का मान उस पॉइंट या सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के क्या होता है, आपका बराबर होता है। तो परिभाषा समझ में आ गई। किसी बीम के किसी पॉइंट पर, इसे देखिए, किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन, इसको पॉइंट मानिए, सेक्शन मान लीजिए, सेक्शन पर लगने वाले शियर फोर्स का मान, इस पॉइंट या सेक्शन के राइट साइड या लेफ्ट साइड लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ऐसे अगर हम लोग इसका लिखें, बेंडिंग मोमेंट की परिभाषा लिखें, तो किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन, किसी पॉइंट या सेक्शन, किसी बीम के किसी पॉइंट या किसी सेक्शन पर, किसी पॉइंट या सेक्शन पर लगने वाले बेंडिंग मोमेंट का मान, उस पॉइंट, अच्छा अभी इसको भी समझा दे रहे हैं इस फिगर के माध्यम से, उस पॉइंट या सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले घोड़ मतलब क्या, मोमेंट्स, घोड़ों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये मोमेंट वाला समझ लीजिए। मोमेंट वाला कैसे हो रहा है, मोमेंट में हम लोग कन्वेंशन क्या लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोई बीम लिया और इसका ये क्या हो गया, ये राइट साइड हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब देखिए जो हम लोग राइट साइड से सॉल्व करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज माइनस लेंगे। लेकिन जब हम लोग इधर आएंगे तो यही हम लोग एंटी क्लॉक
वाइज माइनस ले लेंगे और यहाँ पे क्लॉक वाइज क्या लेंगे रे, प्लस ले लेंगे। क्लॉक वाइज क्या ले लेंगे, प्लस। लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे तो उल्टा, राइट वाले का उल्टा हमेशा लेफ्ट वाले में करेंगे। अब मान लीजिए इसी में हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट BM शॉर्ट में लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है D पॉइंट पे। तो अगर हम लोग राइट से सॉल्व करें तो मोमेंट बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल आपका 5 है और दूरी कितना 1 है, 5 गुणे 1 मतलब 5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और चूंकि ये 5 वाला इस पॉइंट के अबाउट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस वजह से इसको क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। अगर हम बेंडिंग मोमेंट D पे इस तरफ से निकालें तो इस तरफ से निकालें तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड से क्या होगा, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी ये क्लॉकवाइज है। ये क्या आपका, ये क्लॉकवाइज है, ये आपका ऐसे घूम रहा है D पॉइंट के अबाउट, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो D पॉइंट के अबाउट आपका जब क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से जब सॉल्व करेंगे तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बल आपका हो जाएगा 5 और दूरी कितनी हो जाएगी, 1 यहाँ पे निकल गया तो 3। और ये 10 वाला D पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ -10 गुणे 1 हो जाएगा। तो 15 - 10 बराबर यहाँ पे फिर आ जाएगा 5 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे फिर कितना आ गया, 5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो यानी दोनों तरफ से सॉल्व करने पे वैल्यू आपका वही आ रहा है। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, रटना बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर शियर फोर्स का मान उस पॉइंट या सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, किसी बीम के किसी पॉइंट या सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का मान उस पॉइंट या सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड लगने वाले मोमेंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, यानी कि घूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब साइन कन्वेंशंस लिख भी सकते हैं, नीचे चाहे तो पूरा साइन कन्वेंशन फिर से लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल लगाते समय, न्यूमेरिकल लगाते समय इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। न्यूमेरिकल लगाते समय जरूरत पड़ेगी, लिखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर शियर फोर्स। हिंदी में कहेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे कर्तन बल के लिए रूढ़ चिन्ह। हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्तन बल के लिए रूढ़ी, रूढ़ी ऐसे लिखते हैं, कर्तन बल के लिए रूढ़ चिन्ह। तो वही डायग्राम बना देंगे। ये आपका बीम हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया राइट साइड ऑफ बीम, राइट साइड ऑफ बीम हो गया। और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ बीम, मतलब बीम का ये दाहिना हिस्सा हो गया, बायां हिस्सा हो गया। हमने एक बीच में सेक्शन कर दिया तो इधर ऊपर वाला क्या लेंगे, प्लस लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, माइनस लेंगे, और इधर ऊपर वाला क्या लेंगे, इधर ऊपर वाला माइनस लेंगे और नीचे वाला क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये आपका हो गया किसके लिए, आपका हो गया शियर फोर्स के लिए। ऐसे अगला साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट मतलब नमन घूर्ण के लिए रूढ़ चिन्ह, नमन घूर्ण के लिए रूढ़ चिन्ह। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे बीम बनाएंगे, ये सेक्शन हो गया, ये हो गया राइट साइड ऑफ बीम, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ बीम। एक आपका हो गया राइट साइड ऑफ बीम, एक आपका हो गया लेफ्ट साइड ऑफ बीम। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका ऊपर वाला रहेगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको निगेटिव लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इस साइड से सॉल्व करेंगे, ये क्लॉकवाइज है, ये चूंकि ये क्लॉकवाइज है, देखिएगा ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, निगेटिव हो गया।
तो ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए आपका साइन कन्वेंशंस हो गया। इसी पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को इसी कन्वेंशन से सॉल्व करेंगे। ये वाला हम नहीं बदल सकते, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है यही हमेशा रहेगा, आप इसका उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन शियर फोर्स में हम लोग उल्टा कर सकते हैं। वैसे हम लोग इसका भी यूज नहीं करके सैगिंग मोमेंट और हागिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट का भी हम लोग जो है यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे सैगिंग मोमेंट क्या होता है, हागिंग मोमेंट क्या होता है, इसके अलावा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन लगाना जो है इस चैप्टर का स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।